दोस्तों, आज गुरुकुल सिविल संस्थान के इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में अभी सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में आपको हिंदी भाषा के बारे में बताने जा रहे हैं कि हिंदी भाषा, हिंदी का साहित्यिक जो प्रयोग है वो कब से हुआ। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारा जो आर्यवर्त है, हमारा जो ब्रह्म देश है, जो हमारा भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, इसकी प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी जनजातियों ने शासन किया, जिसके माध्यम से हमारी संस्कृत भाषा पिछड़ती गई और बहुत सारी भाषाओं का आगमन होता रहा। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, ये आती है। इस हमारी मातृभाषा हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो इसमें सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हिंदी भाषा यानी भाषा क्या है। भाषा हमारी संस्कृत के भाष शब्द से निकल करके आया है, यानी जिसका अर्थ है वाणी। और ध्वनि भाषायाम व्यक्तयाम वाची, यानी मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई वाणी को ही भाषा कहा गया है। यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य की व्यक्ति की वह वाणी जो कि उसके और सामाजिक भावों को एक दूसरे को आदान प्रदान करने में काम आती है। यानी हम अपने भावों की अभिव्यक्ति औरों से कर सकते हैं। भाषा ध्वनात्मक होती है, ये उसकी एक स्पेशल फीचर है, विशेषता है। भाषा प्रतीकात्मक होती है कि हम उस भाषा को स्पष्ट करने के लिए कोई भी प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं। और भाषा का संबंध सदैव मनुष्य से होता है, इसलिए ये भी उसकी स्पेशलिटी है, ये भी उसका स्पेशल फीचर है, ये भी उसकी विशेषता है। और भाषा परिवर्तनशील है। आप देखते हैं थोड़े थोड़े समूहों के बाद जो है भाषा बदलती रहती है। और भाषा की क्षेत्रीय सीमाएं होती हैं। जैसे एक क्षेत्र गुजरा निकला तो हमारी भाषा कन्वर्ट हो जाती है। और भाषा आप जानते हैं कि हमारे विकास और पतन के साथ गतिशील रहती है। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का स्वरूप कैसे बना? तो हिंदी भाषा भी हमारी एक सर्वथा पहले बोली हुआ करती थी। हम जानते हैं कि हर चीज की शैशवावस्था, युवावस्था आती है, एक पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। तो इसके भी 3 चरण हैं। हमारी हिंदी के भी 3 चरण हैं। यानी पहले ये बोली थी। बोली यानी घरों और समूह में अपने वाणी अभिव्यक्ति करने का जो साधन बनाते हैं वो बोली के रूप में होता है। और हमारे देश में ये 650 से अधिक लगभग बोलियां पाई जाती हैं। और ये उसकी पहली स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज होती है परिनिष्ठित भाषा। जब किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत कर दिया जाए, यानी व्याकरण का प्रयोग करके उस बोली को शुद्ध कर दिया जाए, तो वो क्या होगा? परिनिष्ठित भाषा। यानी जब उसका बहुत लोग उपयोग करते हैं और साहित्य में प्रयोग करने के लिए उसका लेखन शुरू करते हैं और उसकी वाणी को शुद्धता शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं? यानी उसको परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। हमारी जो भाषा आज राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, ये भी करीब 200 वर्ष पहले क्या थी? परिनिष्ठित भाषा थी। और जो सेकंड स्टेज आपकी परिनिष्ठित भाषा हो गई, फिर इस परिनिष्ठित भाषा को यदि किसी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा इस्तेमाल कर दिया जाता है, कागज में प्रयोग करना शुरू कर दिया जाता है, सर्वमान्य होता है, तो वही आपकी परिनिष्ठित भाषा अब राष्ट्रभाषा में कन्वर्ट हो जाती है, राष्ट्रभाषा में वो तब्दील हो जाती है। इस तरीके से हमारा इसका सफर शुरू होता है हिंदी का। बोली से अपनिष्ठित भाषा, और अपनिष्ठित भाषा से फिर राष्ट्रभाषा। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारी हिंदी है, अब हम देखते हैं कि हिंदी की शुरुआत हमारे साहित्य में कैसी हुई। तो हिंदी की जो शुरुआत होती है, वास्तव में देखा जाए तो ये 13वीं शताब्दी में पहली बार हमारे फारसी कवि औफी के माध्यम से साहित्य में हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया गया।
तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रयोग है साहित्यिक रूप में हमारी हिंदी का, वो शब्द क्या था? हिंदवी। और इसका प्रयोग किसने किया? फारसी कवि औफी। उसके बाद 13वीं सदी से लेकर के 3 शताब्दी ऐसे बीत गई, हमारे कागजों में हिंदवी हिंदवी शब्द चलता रहा। बाकी बोलचाल में आप जानते हैं कि फारसी शब्दों का ही प्रयोग होता रहा, क्योंकि फारसी ही लोग थे, फारसी ही भाषा चलन में थी, मुस्लिम लोग थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में हमारे कवि जायसी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी में किसने किया? किसने किया? हमारे जायसी ने किया। अब पद्मावत अगर आप जानते हैं जायसी की है, उन्होंने किया। और फिर उसके बाद हमारी 17वीं 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे मुसलमानों ने, मुसलमान कवियों ने हिंदी और हिंदवी शब्द दोनों इस्तेमाल किए। फिर 18वीं शताब्दी के मध्य तक हमारे यहां अंग्रेज आ चुके थे, अंग्रेजों का प्रभुत्व हो चुका था। फिर अंग्रेजों ने इसका प्रयोग हिंदुस्तानी कर दिया। अब हिंदी हिंदवी से इसकी संज्ञा अंग्रेजों ने क्या दे डाली? हिंदुस्तानी दे डाली। लेकिन अंततः हमारे भारतीय जनमानस ने इसे हिंदी शब्द ही स्वीकार किया। इस तरीके से हमारी जो हिंदी बोली है, परिनिष्ठित भाषा से होते हुए आज राष्ट्रभाषा एक कागजी भाषा के द्वारा, एक राजभाषा के रूप में हमारे बीच में चल रही है और बहुत लोगों के द्वारा बोली जाने वाली यानी बहुसंख्यक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी चीज, अब इस भाषा की लिपि भी होगी, यानी भाषा जब तक हम बोलते हैं, लिखते नहीं हैं, ध्वनात्मक होती है, तब तक तो वो भाषा में रहती है, और जो बोलते हैं वो हमारी अंतरिक्ष में समा जाती है, आकाश में समा जाती है। हम उसको स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, उस चीज को, उस भाव को, उस अभिव्यक्ति को हम अपने से दूर गए हुए लोगों को उसको हम प्रेषित नहीं कर सकते थे। इसके लिए इस ध्वनात्मक भाषा को चिन्हित किया गया, उसको चिन्हांकित किया गया, उसके चिन्ह बनाए गए, और जो चिन्ह बनाए गए वही लिपि बन गया। तो आप जानते हैं हमारी हिंदी भाषा की जो हमारी लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। अब आप देखते हैं कि किसी भी देश में एक भाषा हो सकती है, एक लिपि हो सकती है, परंतु किसी देश में अनेकों भाषाएं हो सकती हैं और अनेकों लिपियां हो सकती हैं। आप दूर मत जाइए, अपने भारत की बात कर लीजिए, अपने आर्यवर्त की बात करिए, अपने हिंदुस्तान की बात करिए। आप देखते हैं कि हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं हैं और बहुत सारी लिपियां हैं, जिनमें हमारी प्रधान हिंदी भाषा है और उसकी देवनागरी लिपि है। यानी हिंदी की जो देवनागरी लिपि है जिसमें 49 वर्ण है, उसकी वर्णमाला में कितने हैं? 49 अक्षर हैं, 49 वर्ण हैं। तो इन वर्णों के आधार पर हमारी लिपि तैयार की गई है, और लिपि होने के बाद हम अपनी भाषा को जो ध्वनात्मक होती है उसको राइटिंग कर लेते हैं और उसको एक स्थान से हजारों लाखों किलोमीटर दूर अवस्थित व्यक्ति को हम भेज सकते हैं और दोबारा अपनी अभिव्यक्ति को पढ़ सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसी से हमारी राजनीतिक सामाजिक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उसके माध्यम से हम अपने आप में एक जुड़ते चले गए, एक राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। भाषा का राष्ट्रीयता से बहुत बड़ा लगाव है, चोली दामन का साथ है। आप जानते हैं हमारे देश की स्वतंत्रता में राष्ट्रीयता डेवलप करने में भी हमारे पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है, हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है कि किस प्रकार से हमारे बहुसंख्यक के माध्यम से, मैगजीन और अखबारों के माध्यम से अपने दुख दर्द को एक दूसरे से बांटा जाए और कैसे उनको अपनी भावनाओं से के अंदर समेटा जाए, कैसे उनको प्रभावित किया जाए, अपनी समस्याओं को कैसे बताया जाए। एक लगाव डेवलप होता है, एक
कनेक्टिविटी है, जो हमारा भाषा है, एक संपर्क सूत्र है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया हमारी हिंदी भाषा का वो सफर जिससे हम अछूते रहते हैं। हिंदी में डॉक्टरेट कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं पीएचडी हैं, लेकिन छोटा सा सफर है, हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बताने में सक्षम नहीं है। हमें सक्षम होना चाहिए। हमने वैसे भी बताया इसमें विद्वता की चीज नहीं है। किसी भी चीज के बारे में जब जानकारी करें तो उसका वास्तव में प्रादुर्भाव, अर्थ, उसका महत्व ये जानना बेहद जरूरी है। किसी भी विषय की तरफ बढ़ने से पहले विषय के इस पुनरावलोकन के बारे में, उसका पुनर्स्थापना के बारे में, उसके प्रादुर्भाव के बारे में, उसके इतिहास के बारे में मौलिक सी जानकारी हमें होनी चाहिए। और हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। तो लिहाजा सभी लोगों को इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करना है और आपको कभी भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जिसका उत्तर न दे सकें। आपको हिंदी में भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे जो आप आत्मसात कर लेंगे, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में वैसे ही बैठ जाएंगे। चाहे वो तद्भव तत्सम हो, चाहे वो पर्यायवाची हो। आप अगर इस चैनल को पूरा देखते रहेंगे, पूरे वीडियोस देखते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पूरे वीडियोस देखेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। अगले वीडियो में आपको अगला स्टेप उठाया जाएगा, अगली चीजें बताई जाएंगी। इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक में हम बहुत सारी चीजें आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।